हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने बायोलॉजी का डीजे। बच्चों, हम पिछले 4-5 दिन से लगातार लाइव क्लास में डील कर रहे हैं और आप उन लाइव क्लासेस से अपने इस बायोलॉजी सब्जेक्ट को आसान बना रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको उन चीज़ों के साथ जोड़ रहा हूं जो केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो शॉर्ट एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अभी तक चैप्टर 1 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट पूछे जा सकते हैं, जिनके पूरे चांसेस हैं और जिनको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं दे रहा हूं, मैं उनके साथ आपको तड़का लगा कर दे रहा हूं। यहां मेरा मतलब तड़के से है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए एक सफलता का रास्ता है। जो क्वेश्चन ही एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम बात कर रहे हैं। तो कल हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तक इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम नए क्वेश्चन को लेकर, नए टॉपिक को लेकर इसके साथ जुड़ते हैं और दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कैसे एग्जाम में एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पर पूछा जा सकता है, लेट्स टेक अ लुक, उसको हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपको ये 2 स्टिग्मा दे दी गई और ये दोनों ही स्टिग्मा है आपकी, दीज आर स्टिग्मा ऑफ वीट। ठीक है जी। अब इनके ऊपर पॉलन ग्रेन आपको डायग्राम में दिखाया गया है और ये है पॉलन ग्रेन ऑफ वीट और ये है पॉलन ग्रेन ऑफ मेज। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम दिया गया है और आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है, विद रेस्पेक्ट टू डायग्राम गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, which stigma allow germination and growth of pollen? Justify. This is the A part। अब ये आपका सपोज कीजिए, इसमें हमने ये हो गया 2 मार्क्स का। उसके बाद आपसे ये इसमें दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट पूछ लिया गया कि राइट और एक्सप्लेन स्टेप्स of post pollination changes in stigma answered in part A if pollen is 2-celled और सेकंड pollen is 3-celled। ये आपका 3 नंबर का हो गया। तो इस तरीके से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जो आपको दिया हुआ है और इसको हम कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इस तरीके से अब आपको, अब ये
जो टॉपिक है वो किसके ऊपर बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पर ये क्वेश्चन बनाया गया है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से जो आपका कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहा है इसमें और सब कुछ आपको इसके अंदर डेवलप करना है। देखिए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका पॉलन डस्ट हुआ है वो देखिए कि पॉलिनेशन इस बात की गारंटी नहीं है कि जी जो पॉलन डस्ट हुआ है वही हमारे काम का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये उसी चीज को कह रहे हैं कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट पॉलन, जिसे हम कहते हैं कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। ठीक है, ये इस बात की गारंटी नहीं है क्योंकि पॉलन तो बहता हुआ पानी में या बहता हुआ आपका विंड से या इंसेक्ट्स के थ्रू कोई सा भी पॉलन किसी भी प्लांट के ऊपर गिर सकता है स्टिग्मा पर। अब वो जरूरी नहीं है उसके लिए मैचिंग का हो यानी कि कंपैटिबल हो, वो उसके लिए आपका इनकम्पैटिबल भी हो सकता है, रॉन्ग टाइप भी हो सकता है। ठीक है जी। अब जैसे कि एप्पल के अंदर सेम प्लांट का होगा, सेम फ्लावर से होगा या उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से होगा, यानी कि ना तो वो ऑटोगैमी को प्रेफर करेगा ना गिटोनोगैमी को प्रेफर करेगा, जिसमें हमने पढ़ा था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेम जीन होने की वजह से किसी भी हालत में पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन और ग्रोथ नहीं होगा, तब उसको हम इनकम्पैटिबल पॉलन कहेंगे। और ये प्रोसेस अभी हमने कल ही पढ़ा था लाइव क्लास में, जिसको हम कहते हैं रॉन्ग टाइप दैट इज इनकम्पैटिबल और राइट टाइप हो गया कंपैटिबल। तो अब पॉलन गिर गया पॉलिनेशन से स्टिग्मा पर, लेकिन उससे आगे का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो प्रोसेस डिपेंड करता है केमिकल डायलॉग पर। अब केमिकल डायलॉग क्या होता है? केमिकल डायलॉग ये होता है कि पॉलन भी और स्टिग्मा भी रिलीज केमिकल्स, दोनों ही केमिकल्स रिलीज करते हैं। अब इन केमिकल्स की अगर मैचिंग होती है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, और अगर मिसमैचिंग होती है तो दैट इज नेम्ड एज नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म में पॉलन ट्यूब जर्मिनेट भी होगी और उसकी ग्रोथ भी होगी, लेकिन मिसमैचिंग में ना तो आपका जर्मिनेशन होगा और ना ही ग्रोथ होगी। समझ में आ रही है बात? तो मिसमैचिंग वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा इनकम्पैटिबल और मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंपैटिबल। समझ में आ रही है बात? रॉन्ग टाइप, राइट टाइप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है और यहीं से स्टार्ट होता है आपके क्वेश्चन का आंसर। ये जो मैंने आपको समझाया यही ए पार्ट का आपका आंसर है, यही ए पार्ट का आपका आंसर है। तो ए पार्ट में आपको क्या करना है? देखिए यहां पर वीट की स्टिग्मा, वीट का ही पॉलन ग्रेन, तो दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग से इंटरेक्शन होगा और पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहां पर होगा आपका मैचिंग ऑफ केमिकल्स रिलीज्ड बाय पॉलन एंड स्टिग्मा, जिसकी वजह से हम उसे कहेंगे पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म और जिसकी वजह से देयर इज जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो इस केस में कंपैटिबिलिटी होगी, इस केस में नहीं होगी क्योंकि यहां पर मिसमैचिंग हो जाएगी। ये हो जाएगा इनकम्पैटिबल पॉलन और ये हो जाएगा आपका कंपैटिबल पॉलन। तो सबसे पहला आंसर ये है जिसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे।
इस बेसिस को लिखते हुए। अब उसके बाद हमें इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट बताना है। अगर हमें 2 सेल्ड पॉलन दिया गया हो और हमें 3 सेल्ड पॉलन दिया गया हो, ये फिर एक बड़ा, अब आपका 3 नंबर का ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। देखिए जी, अब ये बात सारी इन्होंने यहां से कह रखी है। इफ इट इज ऑफ द राइट पॉलन, pistil accepts the pollen and promotes post pollination events, and that events leads to the fertilization. Or if the pollen is wrong type, pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on stigma or pollen tube growth in style। दोनों तरीके से उसको वो रोक देगा। अब यहां पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस का मतलब मैचिंग एंड दैट लीड्स टू द पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ, और रिजेक्शन में नो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब एंड नो ग्रोथ। तो वो केमिकल डायलॉग होता है पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में। दिस डायलॉग इज टोटली मीडिएटेड थ्रू आपका केमिकल्स कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टल। इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर। अब ये सिग्निफिकेंस है जो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अब आज की तारीख में हम पॉलन और पिस्टल के बीच में उन कंपोनेंट्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं जो कि पॉलन पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो क्यों हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों हुआ। आपने बोरोन का साल्ट लेकर बोरिक एसिड और MgSO4 और पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सब का सॉल्यूशन लेकर प्रैक्टिस की होगी, आपका प्रैक्टिकल में पॉलन जर्मिनेशन की स्लाइड बनाई होगी। तो उन सब का पर्पस यही है कि किस तरीके से क्या चाहिए। भाई सुक्रोज चाहिए आपका एनर्जी के लिए, बोरिक एसिड बोरोन जो होता है वो पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, और जो आपका सोडियम पोटेशियम ये होते हैं ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को 2 मेल न्यूक्लियाई। अब ये 2 मेल न्यूक्लियाई के लिए 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, और वो 2 बातें क्या हैं? वो 2 बातें हैं ये कि इन 2 सेल्ड पॉलन न्यूक्लियस of generative cell divide by mitosis to produce during growth development of pollen tube। लेकिन 3 सेल्ड में ऑलरेडी एक तो वेजिटेटिव सेल होती है और 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं। 2 मेल न्यूक्लियाई, उसमें शुरुआत में ही ऑलरेडी पहले से ही जनरेटिव सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके 2 मेल न्यूक्लियाई पहले से ही बना लेती है। 2 सेल्ड में आपका वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होती हैं, और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके 2 मेल न्यूक्लियाई। यहां पर कंटेंट का मतलब है 2 मेल न्यूक्लियाई। समझ में आ रही है जी बात? तो अब देखिए इसी चीज को ये आगे कह रहे हैं कि द कंटेंट्स ऑफ पॉलन जी कि पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड कंडीशन, यानी कि जिसमें वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल। इन सच प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द 2 मेल गैमीट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। और यहाँ सेल डिवाइड्स के ब्रैकेट में आप माइटोसिस जरूर लिखें, क्योंकि माइटोसिस के थ्रू ही सेल डिवीजन होता है। ठीक है जी। तो ये हमारा 1 नंबर का तो ये शुरुआत में पूरी बात हो गई। 1 मार्क आपको इस बात पर मिल जाएगा, और बचा हुआ 1 नंबर, क्योंकि ये 3 नंबर का है। उसके बाद आप ये लिखेंगे इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन द 3 सेल्ड कंडीशन,
pollen tubes carry the two male gametes from the beginning। ठीक है जी, तो ये आपका इसके ऊपर आधा नंबर आपका मिल गया। उसके बाद आपको इसके अंदर pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through micropyle। ठीक है, अब इनको भी आप आधा आधा नंबर का ही कर लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका फिर पूरा इसमें एक्सप्लेन करना है। देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिस थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आधा नंबर इस पे मिल गया और आधा नंबर इस पर, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस पे पहुंचने के बाद अब यहाँ पर जो सिनर्जिड्स हैं वो गाइड करती हैं एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब को। माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही एंटर होना है। ये यहाँ तक आप इसमें समझा देंगे इसको कि ये इवेंट्स हुए हैं, और वो इसको आगे भी पूछता है तो उसके हिसाब से फिर मार्क्स आपके इसके अंदर वेरी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी जो बुक में दे रखी है, हम उसको समझते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दो डायग्राम हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए जी, एक तो इन डायग्राम्स को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए इनका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए जी, इसमें आपको पॉलन ट्यूब दिखा रखी है ग्रोथ, ये ऊपर एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, सिनर्जिड, ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दिखा रही है। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये बनाने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। 10th से आप इसको करते हुए आ रहे हैं, इसलिए ये उतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन आप मना नहीं कर सकते। लेकिन ये दो डायग्राम जो हैं ये नए हैं आपके लिए, और इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, इनका पोटेंशियल ज़्यादा है एग्जाम में। कैसे, देखिए, देखो यहाँ एग न्यूक्लियस आपको दिखा रखा है, ये सेंट्रल सेल दिखा रखी है, ये इनके चारों तरफ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका सिनर्जिड हो गया, ये फिलीफॉर्म एपरेटस हो गया। अब देखो दोनों मेल गैमीट को सिनर्जिड सेल के थ्रू आपका फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एंटर कराते हुए दिखाया जा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपसे MCQ बनाया जा सकता है। अब देखो यही चीज ये कह रहे हैं कि enlarged view of an egg apparatus showing entry of pollen tube in a synergid। तो ये पूछा जा सकता है what this diagram is depicted, कि ये डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है, क्या बता रहा है। तो एक तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा भैया ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या शो कर रहे हैं ये आप देखेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट इनटू ए सिनर्जिड एंड द मूवमेंट ऑफ स्पम्स। स्पम्स का मतलब है जो मेल गैमीट है, वन टू द एग एंड अदर टू द सेंट्रल सेल। अब ये यहां से फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आप देख रहे हैं कि जो आपका मेल गैमीट हैं उनको रिलीज किया गया है सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है जी, डिस्चार्ज ऑफ द मेल गैमीट्स इनटू अ सिनर्जिड, कोई सी भी एक सिनर्जिड सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म में उसको रिलीज कर दिए गए हैं। अब वहां से एक मूव करता हुआ देखो पहुंच रहा है कहां, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, और एक मूव कर रहा है एग न्यूक्लियस की तरफ। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये फिर बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा खास हो जाता है। तो हम यहां पर अगेन देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये चीज ये दुनिया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब ने दे रखे हैं, उनकी भरमार हैं, लगातार मिल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए ही नहीं है। तो इसलिए इनके अब पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, और इन्हीं को नाम दिया जा रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इसलिए इनके ऊपर इफेक्टिवली हमें वर्क करना है। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से बाहर कोई बात नहीं कर रहा हूं, और एनसीईआरटी में भी खजाना है,
एनसीईआरटी में भी खजाना है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। एनसीईआरटी गागर में सागर है, जितना इसको डीपली पढ़ेंगे उतना ही नई चीज आपके सामने बात आएंगी, नई चीजें आप समझेंगे, नई वैल्यू को समझेंगे, और इसी तरीके से इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो मेल गैमीट हैं वो कहाँ रिलीज किए जाते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ वन ऑफ द सिनर्जिड। वहां से एक मेल गैमीट एग न्यूक्लियस की तरफ, एक्स सेल की तरफ मूव करता है, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। देखो दोनों मूव करते हुए आपको दिखा रहे हैं, ठीक है जी। यहां पर देखो ये आपका मूवमेंट शो किया जा रहा है, और दूसरा इसके अंदर आपको दिखा रखा है कि मेल गैमीट जो हैं वो गाइड कर रहा है कॉन्फिलीफॉर्म एपरेटस, किसकी तरफ गाइड कर रहा है, वन ऑफ द सिनर्जिड सेल की तरफ। तो ये इस तरीके से, ठीक है, शोइंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ए सिनर्जिड सेल एग एपरेटस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों डायग्राम हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, सो इनको बड़े ध्यान से हमें देखना है। तो ये था हमारा टॉपिक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब इसको आगे के लिए कंक्लूड करते हैं, इसमें और क्या चीजें आपको दी हुई हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट। अब इसके ऊपर बात करते हैं आगे की, चलिए। तो अब हम इसमें ये सारी चीजों को समझ गए हैं। अब देखिए यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। सिंपल ये डेफिनेशन हो गई, जिसका जवाब आप पूछा जाए कि व्हाट एग्जैक्टली द pollen pistil interaction। अब pollen pistil interaction डायनामिक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसका पहला स्टेप है pollen रिकॉग्निशन, जिसमें या तो प्रमोशन होगा या इनहिबिशन होगा pollen ट्यूब का। तो ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप एक साथ इसको डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं pollen pistil इंटरेक्शन को। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आज की तारीख में हम pollen pistil इंटरेक्शन को अपने बेसिस पर आर्टिफिशियली उसको मैनिपुलेट करके अपने बेसिस पर हम पॉजिटिव फैक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हम, क्या चीज़ें हैं जो pollen pistil इंटरेक्शन को प्रमोट करती हैं या कौन उसको आपका रिजेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम आसानी से समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर एक ये बड़ा अच्छा पोटेंशियल क्वेश्चन का सोर्स है कि ये कह रहे हैं कि पी, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम, विनका, ये सब ग्लास स्लाइड पर हमने ले लिए और उनके पॉलन्स ले लिए और उनके अंदर 10% शुगर सॉल्यूशन, खाली ये भी ले लेंगे तो भी पोलन ट्यूब डेवलप हो जाएगी। आप या आपने इसको कराई है प्रैक्टिकल में, तो उसी का ही रेफरेंस दे रहे हैं ये। आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर लो लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, तो आपको पोलन ट्यूब उसके ऊपर जर्मिनेट होती हुई दिखाई देंगी। तो ये हमारे लिए मुद्दे का काम ये है 10% शुगर सॉल्यूशन। तो हम इसके बेसिस पर भी अब ये क्यों जरूरी है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है वाई, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सेल्स ज़्यादा डिवाइड करेंगी, पोलन ट्यूब बनाने के लिए सेल्स फुर्ती से काम होगा, बहुत तेज़ी से काम होगा, और जो कि हम केवल 15 से 30 मिनट में ही उस बेसिस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए जी, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आपको पोटैटो और पपाया वाला एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ये उसी के बेसिस पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये एक क्वेश्चन ऑलरेडी इस साल एग्ज़ाम में आ चुका है। इस साल से मतलब 2023 में ये क्वेश्चन पूरा 3 नंबर में आया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को और CBQ में बदल सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इसको हम बदल सकते हैं। और वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको प्लांट दे दिए जाएं 2, एक दे दिया जाए पोटैटो और एक दे दिया जाए पपाया,
और आपसे फिर पूछा जाए कि भाई इनमें किस तरीके से ये क्रॉप ब्रीडिंग क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की मेजर अप्रोचेस क्या होंगी, what are the major approaches of crop breeding programs or crop improvement programs in these two plants। तो अब यहाँ पर इसने सीधा सीधा आपसे क्या पूछ लिया, इसने सीधा पूछ लिया आपसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें क्या ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट क्या है, दैट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड दैट्स अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हमें इमास्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग, ये तीनों कॉन्सेप्ट वी हैव टू गो थ्रू। लेकिन वहीं यूनिवर्सल में देयर इज नो नीड ऑफ इमास्कुलेशन, वी नीड बैगिंग, वी नीड रीबैगिंग आल्सो। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो इमास्कुलेशन है, इमास्कुलेशन का काम है रिमूवल। देखो स्पेशली लिखा हुआ है फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड फ्रॉम बिफोर द एंथर डिहीस, डिहीस होने से पहले यूजिंग अ पेयर ऑफ फोरसेप नेसेसरी, इसको इमास्कुलेशन कहते हैं। इमास्कुलेटेड फ्लावर्स का पर्पस ये है कि हम उसे अनवांटेड पॉलन, मतलब डिजायर्ड पॉलन ही डस्ट हो, ओनली डिजायर्ड पॉलन विल डस्ट, दैट इज द मोटो ऑफ इमास्कुलेशन। अब इमास्कुलेशन के बाद बैगिंग दोनों में ही होगी। बटर पेपर का हम सुटेबल साइज का बैग लेते हैं और उससे हम स्टिग्मा को ढक देते हैं, ताकि जो हमने पॉलन डस्ट किए केवल वो ही जर्मिनेट होने के लिए, प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए उनको टाइम मिले। अब अगर उसे हम डस्ट नहीं करेंगे तो इंसेक्ट्स के थ्रू, विंड के थ्रू कोई और दूसरे पॉलन भी आ सकते हैं, फिर हमारा एक्सपेरिमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इमास्कुलेशन का क्या मेन मोटिव है, ओनली द डिजायर्ड पॉलन्स आर डस्टेड, ठीक है जी। और जो आपका बैगिंग है उसका काम है प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा थ्रू अनवांटेड पॉलन। अब जब हमने उसको बैग कर दिया तो उसके बाद व्हेन द स्टिग्मा बैग्ड फ्लावर रिसेप्टिविटी, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट किए जाएंगे एंथर, और उनको स्टिग्मा पे डस्ट कर दिया जाएगा और फिर रीबैग कर दिया जाएगा। और इन फ्लावर टू आपका पहला बैगिंग हमने करा है अनवांटेड पॉलन्स के कंटेमिनेशन के लिए, फोरसेप से इमास्कुलेशन करने के बाद। उसके बाद जो हमारे डिजायर्ड पॉलन है उनको डस्ट करेंगे रिसेप्टिविटी होने पर। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगी और पॉलन ग्रेन्स भी मैच्योर हो जाएंगे, तब हम उसको फिर डस्ट करके फिर रीबैग कर देंगे। तो बैगिंग और रीबैगिंग का भी आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में इमास्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड। केवल जो होगा बाकी के दो काम होंगे वो कॉमन है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, थोड़ा हटके, थोड़ा इफेक्टफुली। अब इसके 3 नंबर में आने के चांसेस 2 नंबर में तो कम है। इसके बेसिस पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको इस साल मिल सकता है, जो आपको ध्यान में रखना है, या रीजनिंग बेस्ड। अब देखिए जी, यहाँ पर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। इसके ऊपर भी कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है एंड दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत आसान सी चीज़ है, कोई ऐसी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल बात नहीं है। बट स्पेशल क्या है इसके अंदर कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओनली। ये केवल एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, केवल और केवल एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, और किसी के अंदर ये फीचर नहीं पाया जाता। अभी हमने कहा था कि देयर आर 2 मेल न्यूक्लियाई, सो 1 मेल न्यूक्लियाई, जब वो अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस डस्ट कर दिया, रिलीज कर दिया गया सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ से एक तो पहुँच गया
अब ये हैप्लॉइड एग सेल के पास, अगेन हैप्लॉइड, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दैट इज डिप्लॉइड 2n। तो एक तो पहुंच गया वहां। दूसरा जो है वो है आपका अदर मेल न्यूक्लियस, अगेन हैप्लॉइड। ये आपका पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंचेगा जो कि होते हैं सेंट्रल सेल में, और ये 2 हैं तो इसलिए 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसलिए यहाँ पर 2n लिखा गया है, n+n। और जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो ये बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं ये? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम PEN कहते हैं। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट आगे एम्ब्रियो में बदलेगा। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये एंडोस्पर्म में बदलेगा, और एंडोस्पर्म जो है वो आगे चलकर आपका कॉटिलीडन में बदलेगा। अब ये कॉटिलीडन अगर 1 होगा तो उसे हम कहेंगे मोनोकॉट, और कॉटिलीडन अगर 2 होंगे, 2 होंगे, तो उसे हम कहेंगे डाइकॉट। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी स्पेशल। अब जो ये आपका ये प्रोसेस है 3 न्यूक्लियस के फ्यूज़न को, इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के और 1 न्यूक्लियस आपका पॉलन ग्रेन का, ठीक है, वो मेल गैमीट, वो दोनों तीनों फ्यूज हुए हैं और ट्रिप्लॉइड प्रोडक्ट बनी है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। लेकिन हम 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो आपको दिमाग में रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये आपका, अब इसके अंदर एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। उसमें क्या होता है कि यदि आपको दे दिया कि भाई अनियन PEN, अनियन PEN सेल या प्राइमरी एंडो PEC कहते हैं इसे हम, अनियन PEC, ठीक है जी, हैज 24 chromosomes. Onion PEC has 24 chromosomes. Find the number of chromosome in its A. antipodal cells, B. nucellar cells, C. आपका इसके अंदर पूछ लिया आपका एग सेल, और डी पूछ लिया आपका टैपीटम। अब इनके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको अब जो 24 दिया है ये आपको 3n दे दिया इन्होंने, क्योंकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो ट्रिप्लॉइड प्रोडक्ट होती है, तो इसके बेसिस पर हो गया n आपका 8, ये इसका हैप्लॉइड नंबर हो गया। अब इस नंबर के बेसिस पर आप अब आसानी से क्वेश्चन बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि ये PEC ट्रिप्लॉइड होती है तो आप इसको 3n के बराबर रखकर
एन नहीं निकाल पाएंगे। अब एंटीपोडल सेल्स के अंदर 8 क्रोमोसोम्स होंगे, न्यूसेलर सेल्स के अंदर 2n डिप्लॉइड होती है तो इसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स होंगे, एक्स सेल अगेन हैप्लॉइड होती है तो 8 क्रोमोसोम होंगे, और टैपिटम भी डिप्लॉइड होती है तो इसके अंदर भी 16 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इस तरीके से ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की लिस्ट में दे सकते हैं, वो इसके ऊपर पूछा जा सकता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये नेक्स्ट है आपका दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन, और ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से जो आपका जाइगोट है वो आगे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत कम पूछा गया है, लेकिन अब इसके चांसेस पूछे जाने के बढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको भी इसको दिमाग में रखना है। देखिए, पहले जाइगोट डिवाइड हुआ 2 सेल के अंदर, ट्रांसफर डिवीज़न है, फिर ये बड़ी सेल ऊपर आप देख रहे हैं इसमें बदल गई, और नीचे वाली सेल सस्पेंसर और हार्ट शेप ग्लोबुलर एम्ब्रियो में बदल गया। फिर ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में बदल जाएगा, और फिर ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो मैच्योर आपका एम्ब्रियो में बदल जाएगा, जिसके अंदर आपको कॉटिलीडन्स दिखा रखे हैं, कॉटिलीडन्स के साथ आपको प्लूम्यूल दिखा रखा है, प्लूम्यूल आगे चलकर आपका शूट बनाएगा, और जो रेडिकल है वो आगे चलकर रूट बनाएगा, रूट सिस्टम को डेवलप करेगा। तो अब ये पूरा का पूरा इस बार इसके ऊपर जो 2023 था उसके ऊपर एक MCQ पूछा गया था। इसमें इनके नाम आपको जो है पूछ लिए थे ABCD करके उनके, तो ये मैच्योर अब इस तरीके के हो सकता है इस बार इसके बारे में पूछ लिया जाए, इसके बारे में पूछ लिया जाए। तो अब इनके सारे पार्ट्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब वो जानकारी के लिए देखिए हमें यहाँ पहुँचना होगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये एम्ब्रियो वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, तो सब इसको डील करते हैं, जिसके ऊपर आपको CBQ मिल सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर जो आता है वो ये है, embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where zygote is situated। तो ये CBQ बन सकता है MCQ के लिए आपका, कि भाई जाइगोट किधर बनता है। जाइगोट होता है आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जिधर एम्ब्रियो सैक सिचुएटेड होता है। उसके बाद दूसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर, मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार आ चुका है। कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, उसी तरीके से यहाँ पर ये है कि पहले देखो, जब तक आपका एंडोस्पर्म डिवाइड होकर एनर्जी सोर्स नहीं प्रोवाइड करे, भाई एनर्जी का सोर्स तो एंडोस्पर्म ही है, तो एंडोस्पर्म एनर्जी देने लायक जब तक नहीं बनेगा तब तक जो जाइगोट है उसको डिवीज़न के लिए, सेल डिवीज़न के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए एम्ब्रियो में बदलने और एम्ब्रियो से आगे के और रेस्पेक्टिव फ्यूचर पार्ट्स में बदलने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देगा? एंडोस्पर्म। तो इसलिए पहले एंडोस्पर्म डिवाइड होकर आपका प्रॉपर एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की स्थिति में आएगा, तो दैट इज द adaptation to provide assured nutrition to developing embryo। तो ये एक कॉमन पॉलिसी है, ये कॉमन एडेप्टेशन है जो सभी के अंदर होता है। इसमें चैप्टर में आपको 12th क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी यही है कि और ये ऊपर भी आपको इसमें दिया हुआ है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, के पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए जी, फिर तीसरा है कि जो पूरा का पूरा
अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्जाम, एम्ब्रियोजेनी। ठीक है जी। आर बोथ, ये दोनों कॉटिलीडन्स और मोनोकॉटिलीडन्स और डाइकॉटिलीडन्स में सेम है। अब डाइकॉटिलीडन्स का इसमें बनाया गया है कि पहले ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड और फिर मैच्योर एम्ब्रियो, और शुरुआत में ये होता है प्रो एम्ब्रियो। तो यहाँ पर फिर एक आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। 4 स्टेजेस आपको दे दी, उनको सीक्वेंस में करिए। तो सबसे पहला है आपका प्रो एम्ब्रियो, दूसरा है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, तीसरा है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और फोर्थ है आपका मैच्योर एम्ब्रियो। सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो आपका उसका डेवलपमेंट है, यहाँ पर उससे भी रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको ध्यान में रखना है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। दैट इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो डेवलपमेंट जो है वो फ्री न्यूक्लियर होता है जनरली, सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस undergoes successive nuclear division to give free nuclei, जो मैंने आपको मेगास्पोरोजेनेसिस में भी बताया था, जिसके अंदर न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करता रहता है लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन और साइटोप्लाज्म का बनना तुरंत नहीं होता। दैट विल टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम। सो दिस स्टेज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपको दिमाग में रखना है। अब इसके बेसिस पर देखिए, स्पेशली बोल दिया इन्होंने, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड एंडोस्पर्म्स बिकम सेल्यूलर। तो ये आपका शुरुआत में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है लेकिन बाद में दैट बिकम सेल्यूलर। तो ये दो, अब इसी के ऊपर ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। दैट एग्जाम्पल हैज been asked many times in board exam। और ये क्या है देखिए जी, फ्री न्यूक्लियर आपका फॉर्म्ड बिफोर सेल्यूलाइजेशन वेरीज ग्रेटली। जैसे अब कोकोनट का एग्जाम्पल है, कोकोनट के अंदर एक तो होता है आपका वाइट पार्ट जिसे हम वाइट कर्नेल कहते हैं, और एक उसका लिक्विड पार्ट होता है। तो लिक्विड पार्ट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और जो वाइट कर्नेल है दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो जो आपका कोकोनट है दैट इज बाई एंडोस्पर्मिक, यानी कि इसके अंदर 2 तरीके के एंडोस्पर्म हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बाई एंडोस्पर्मिक यानी कि ये 2 एंडोस्पर्म रखता है, एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म और एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो बहुत सारे न्यूक्लियाई से मिलकर बना हुआ होता है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू बी अलर्ट रिगार्डिंग द फोकसिंग ऑन दैट। अब यहाँ पर इसी बेसिस पर फिर एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, और वो अच्छा क्वेश्चन है भैया आपका, एंडोस्पर्म 2 तरीके का हो सकता है। एंडोस्पर्म 2 तरीके का हो सकता है। एक एंडोस्पर्म ऐसा है जो डेवलपमेंट के दौरान पूरा खर्च हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड। अब वो आपका सीड मैच्योरेशन से पहले पूरा का पूरा खर्च हो गया, यानी कि अब आगे बचा ही नहीं, आगे वो पहले ही डेवलपमेंट में खर्च हो गया, जैसे पी, ग्राउंडनट और बीन्स इनके अंदर। तो इनके अंदर आगे बहुत कम, ना के बराबर बचता है, फुल्ली कंज्यूम हो जाता है, या अब वो हो सकता है आगे बचे। तो जो जिनमें नहीं बचता वो कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक।
ठीक है जी। और जिनमें बचता है वो कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक, यानी कि कैस्टर और कोकोनट हो गए इसमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पोर्शन। अब देखिए ये आपको फिर दो इम्पॉर्टेंट डायग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आपको दिया हुआ है एक डाइकॉट एम्ब्रियो आपको दिया हुआ है, मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, देखिए रूट कैप प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है रूट कैप आपकी रेडिकल की। रेडिकल जो है आपका फ्यूचर रूट सिस्टम प्रोवाइड करेगा, रूट सिस्टम। और हाइपोकोटाइल, हाइपो मीन्स होता है बिलो और कोटाइल मीन्स कॉटिलीडन। तो कॉटिलीडन के नीचे पाया जाने वाला पार्ट, और ये कॉटिलीडन के नीचे पाया जाने वाला पार्ट ही आगे चलकर टर्मिनेट होता है, बनता है रेडिकल में। और ये रेडिकल आगे चलकर अब इसी तरीके से जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, जो कि कॉटिलीडन से ऊपर का पार्ट है, और ये आगे चलकर प्लूम्यूल में बदलता है, और प्लूम्यूल आपका शूट सिस्टम बनाता है। तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब ऐसे ही आपको ये दूसरा डायग्राम दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ एलएस ऑफ ग्रास, एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, जो कि एक मोनोकॉट है। अब मोनोकॉट में आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों? मोनोकॉट में आपको ध्यान रखना है कि मोनोकॉट के अंदर स्कूटेलम का मतलब है कॉटिलीडन। स्कूटेलम का मतलब क्या है? कॉटिलीडन। कॉलियोप्टाइल जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसकी? प्लूम्यूल की। और कॉलियोराइजा जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है रेडिकल की, रूट कैप से ऊपर। तो इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें, और रूट टिप में बदलता है, और ये रूट कैप से घिरा हुआ होता है। वहीं मोनोकॉट्स के अंदर बात करें तो ग्रास फैमिली की जो बात करी थी, स्कूटेलम, यहाँ पर ये अब बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं MCQs के लिए, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने दिमाग में इनकी वैल्यू रखनी है। और ये हैं आपके, देखिए, एक तो ये कि स्कूटेलम कॉटिलीडन को कहते हैं, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन दे रखी है, सिचुएटेड टुवार्ड्स लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये इसकी लोकेशन हो गई, सिचुएटेड टुवार्ड्स लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, दैट इज द लोकेशन ऑफ दिस, जो आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पर रेडिकल और रूट कैप होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड शीथ। ये फिर एक MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ। दैट इज, अब आपको MCQ दे दिया कि अनडिफरेंशिएटेड शीथ enclosing radical and root cap is कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा, आपका एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। 4 ऑप्शन बना दिए, आपको बताना है कौन है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव स्कूटेलम इज, अबव मैंने आपको बताया था एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो है शूट एपेक्स, और ये फिर देखिए फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। लीफ प्राइमोर्डिया इज द प्रिमिटिव लीफ मेरिस्टेम। जब आपका ब्रांच पर शूट मेरिस्टेम होगा जो ब्रांच बनाएगा या स्टेम बनाएगा, लीफ मेरिस्टेम जो लीफ बनाएगा, और फ्लोरल मेरिस्टेम जो फ्लावर बनाएगा, जिसे हम फ्लावर प्राइमोर्डिया कहते हैं। एनक्लोज्ड इन ए होलो फॉलियर स्ट्रक्चर। तो होलो फॉलियर स्ट्रक्चर इज कॉलियोप्टाइल। तो कॉलियोराइजा है अनडिफरेंशिएटेड शीथ, और कॉलियोप्टाइल है होलो फॉलियर स्ट्रक्चर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, यही आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में मिल सकते हैं बच्चों। तो इस पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये क्योंकि MCQ के सोर्स है। मैं देखो पूरे के पूरे आपके कवरेज को
इस बात के अंदर डिवाइड कर रहा हूं कि कौन सा तरीके की कौन सी चीज आपको किस पोर्शन में से पूछी जाएगी और उसमें इफेक्टिव हिस्सा क्या है। तो बच्चों इसी तरीके से जुड़े रहिए आप हमारे साथ, इसी तरीके से जो बायोलॉजी है उसको मैं आपके लिए आसान बनाता रहूँगा। मैं वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा जो बाजार में नहीं है, जो आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आपको सब पुरानी चीज़ें सब दे रहे हैं, दे आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ न्यू, व्हाट इज़ नेक्स्ट लेवल, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं वो चीज़ आपके साथ जोड़ रहा हूं जो आपके लिए काम में आएगी, नीट के लिए काम में आएगी, कमिंग बोर्ड एग्जाम में काम में आएगी। फिजिक्स में देखो बुक के अंदर से सब कुछ था, बुक के अंदर से ही सब कुछ आपका बुक के अंदर से ही था, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जैसा कुछ भी नहीं था। तो फिर हाहाकार मचाना, ऐसा ही आपको बायोलॉजी में ना लगे, इसलिए मैं आपको उसके साथ जोड़ रहा हूं ताकि आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम को पुटअप कर पाएं। तो इसी तरीके से बने रहिए। कल फिर हम इसी तरीके से 7, सवा 7 बजे शाम को ऑनलाइन लाइव जुड़ेंगे। फिर आपको मैं इसके और एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको वो चीज़ें आपके सामने लाऊंगा जो एनसीईआरटी में तो हैं, लेकिन आपके सामने होते हुए भी नहीं है। तो वो चीज़ आप तक मैं पहुंचाऊंगा ताकि आप बढ़िया मार्क्स लेकर आ सकें। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए मेंटोर जी के साथ, वीजे के साथ जुड़े रहिए और बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए। मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले इस 19 मार्च को जो एग्ज़ाम है उसमें आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स गेन करें। दैट इज़ माई बेस्ट एफर्ट। मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं वो आप भी उनको कैलकुलेट करें, यूज़ करें और पोटेंशियली उनका यूटिलाइजेशन करें। तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू अटेन गुड मार्क्स। कल फिर मिलते हैं और बायोलॉजी का डीजे फिर बजाते हैं।